हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स होते क्या हैं? अब तक हमने पीछे क्या पढ़ा है कि जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। वो रिएक्शन जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर इसको अच्छे से देखें, सपोज हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है ये Cl नेगेटिव आयन और इसमें से Na पॉजिटिव आयन, ये तो कंबाइन होकर बना देते हैं NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो घर में यूज़ करते हैं। और साथ में ये जो H है और ये जो OH है ये कंबाइन होकर बनाते हैं वाटर, HOH यानी H2O, वाटर, ठीक है। तो अगर हम इसको और अच्छे से देखें, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सॉल्ट है NaCl ये कैसे फॉर्म हुआ है? जब हमने एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे? बेस के मेटल आयन से। हमने क्या किया? एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बेस के मेटल आयन से, तो जो बना वो है सॉल्ट। तो हम सॉल्ट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्ट क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड के हाइड्रोजन एटम को किसी बेस के मेटल आयन से रिप्लेस करके बनता है, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज एक सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो हम क्या कह सकते हैं ये कैसे बना होगा? हमारे पास कोई एसिड रहा होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको हमने किससे रिएक्ट कराया होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस बेस से रिएक्ट कराया होगा। तो क्या हुआ? ये जो एसिड का हाइड्रोजन था इसको इस बेस के मेटल आयन ने रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास? MgSO4 बन गया और साथ में वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सॉल्ट्स ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किसी एसिड के हाइड्रोजन आयन को किसी बेस के मेटल आयन से रिप्लेस करके बन रहे हैं, ठीक है। आयन से बने हुए कंपाउंड है यानी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कोई भी हमारे पास सॉल्ट है, जैसे NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड, किसका बना है? ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, दो आयन्स का ये बना हुआ है। सोडियम आयन कहाँ से आया है? ये जो पॉजिटिव आयन है सोडियम आयन यानी केटायन, केटायन मतलब पॉजिटिव आयन, ये कहाँ से आया है? ये आया है बेस में से। हमें पता है सॉल्ट बना कैसे? एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो इसका जो केटायन पार्ट है वो हमें कहाँ से मिला है? बेस से मिला है। और इसका ये जो एनायन पार्ट है, एनायन यानी जो नेगेटिव आयन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहाँ से मिला है? ये हमें मिला है एसिड से। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बना हुआ है, केटायन और एनायन का बना हुआ है, जिसका जो केटायन वाला पार्ट है वो किसी बेस से आया है और जो एनायन वाला पार्ट है वो किसी एसिड से आया है। तो अगर हम आगे बात करें फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, इसका क्या मतलब है? अब हमें पता है कि सॉल्ट्स बने किसके हुए हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स के बने। आयंस हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ आयंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इसका पॉजिटिव पार्ट है और कुछ इसका नेगेटिव पार्ट है। तो सपोज कीजिए हमारे पास सॉल्ट है एक NaCl सोडियम क्लोराइड, तो हमें पता है इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? सोडियम आयन, नेगेटिव पार्ट क्या है? क्लोराइड आयन। और कोई हमारे पास सॉल्ट है जैसे है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें भी हमें पता है पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका? सोडियम आयन, और नेगेटिव पार्ट क्या है इसका? कार्बोनेट आयन, ठीक है। और कोई सॉल्ट है हमारे पास, जैसे सपोज एक सॉल्ट है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसका पॉजिटिव पार्ट है सोडियम आयन और नेगेटिव पार्ट है इसका सल्फेट आयन। तो इन तीनों सॉल्ट्स में हमें क्या बात कॉमन दिखाई दे रही है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन तीनों में, इसमें भी और इसमें भी
कॉमन बात ये है कि इनका केटायन पार्ट सेम है। क्या है वो? सोडियम आयन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो तीनों सॉल्ट्स हैं ये सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनमें केटायन पार्ट सेम है। ठीक है, इनमें जो पॉजिटिव रेडिकल है वो सेम है। ऐसे ही अगर हम कोई सॉल्ट ले लेते, जैसे NaCl हमने लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका पॉजिटिव पार्ट है पॉजिटिव सोडियम आयन और नेगेटिव पार्ट क्लोराइड आयन। दूसरा हमने कोई ले लिया सॉल्ट जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसका पॉजिटिव पार्ट है Mg2+ आयन, नेगेटिव पार्ट इसका भी क्लोराइड आयन। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों सॉल्ट्स में कॉमन बात क्या है? इनका जो नेगेटिव रेडिकल है वो दोनों का सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट हमने किस बेसिस पर बना रखी है कि कौन सा इनमें पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और कौन सा नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। सेम पॉजिटिव रेडिकल वाले सॉल्ट्स सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, सेम नेगेटिव रेडिकल वाले सॉल्ट्स सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऐसा हम इन्हें बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम, एक्टिविटी 2.13 है ये NCERT की। इसमें क्या बोल रहे हैं? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। कुछ सॉल्ट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं और कह रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला लिखिए। पहला है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल K है, सल्फेट क्या है? SO4। फॉर्मूला लिखना है तो 9th क्लास में हमने सीखा था फॉर्मूला लिखना। कैसे लिखते हैं? पोटेशियम की वैलेंसी लिख दी यहाँ पर, सल्फेट आयन की वैलेंसी लिख दी यहाँ पर, और इसके बाद हम करते हैं क्रॉस वैलेंसी। तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा हमारे पास? K2SO4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे एक चीज़ और बोली हुई है, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। हमें ये बताना है कि ये जो सॉल्ट बन गया ये किस एसिड से और किस एसिड और किस बेस को मिलाने से बना होगा। तो अभी हमने पीछे क्या देखा था कि इस सॉल्ट का जो केटायन वाला पार्ट है ये तो हमें बेस से मिलेगा और एनायन वाला पार्ट मिलेगा एसिड से। तो ये जो के पोटेशियम एटम है, इसमें पोटेशियम आयन है, ये कहाँ से मिला होगा? ये किसी बेस से मिला होगा। और बेस हमने पीछे देखा था क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें OH नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसा बेस चाहिए जिसमें K+ आयन हो और OH नेगेटिव आयन हो, तो इनको कंबाइन करके हम एक बेस फाइंड कर लेते हैं। पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस वैलेंसी करेंगे तो बन जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गया हमारा बेस। साथ में अब हमें चाहिए एसिड। एसिड में से आया है सल्फेट ग्रुप। ठीक है, ये सल्फेट रेडिकल आया है एसिड में से। अब हमें पता है क्योंकि ये एसिड में से आया है तो एसिड में तो हाइड्रोजन आयन तो रहा होगा। एसिड क्या पढ़े हमने पीछे? एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रोजन और सल्फेट ग्रुप इसको मिला के हम बना लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, क्रॉस वैलेंसी हम करेंगे तो हमारा एसिड बन के तैयार हो जाएगा H2SO4। ठीक है, तो ये जो हमें सॉल्ट मिला है K2SO4, ये किस किस को मिलाकर बना है? KOH इस बेस से बना है और H2SO4 इस एसिड से ये फॉर्म हुआ है। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सोडियम सल्फेट, सोडियम और सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस वैलेंसी की हमने तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या आ गया? Na2SO4। अब ये किस किस एसिड और बेस को मिलाकर बना होगा, सोचना पड़ेगा। बेस में से हमें मिला है सोडियम। ठीक है, तो बेस में तो हमें पता है सोडियम है तो साथ में हाइड्रोक्साइड तो होगा ही होगा, तभी वो बेस है। दोनों की वैलेंसी 1 है, अगर हम क्रॉस वैलेंसी करेंगे तो हमारे बेस का फॉर्मूला बनकर आएगा NaOH। ये तो हो गया बेस। प्लस एसिड, एसिड में से आया SO4, तो बिल्कुल ऊपर की तरह। अब एसिड है तो H+ आयन तो इसमें होगा ही होगा, तो H और SO4 की क्रॉस वैलेंसी करके हमने कंपाउंड बनाया H2SO4। ये हो गया इसका एसिड। थर्ड है कैल्शियम सल्फेट, तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको करेंगे, कैल्शियम और सल्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2, तो क्रॉस वैलेंसी करके कंपाउंड बन गया, सॉल्ट बन गया हमारा CSO4। बेस में से मिला है कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ग्रुप को कंबाइन करके क्या बनेगा हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गया बेस। और SO4 आया है एसिड में से, तो इसको H के साथ में कंबाइन करके क्या बनेगा? H2SO4। ये हो गया एसिड। ऐसे ही अगला देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट।
तो मैग्नीशियम और सल्फेट, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की भी 2, तो हमारा सॉल्ट तैयार हो गया MgSO4। मैग्नीशियम आया बेस से, तो Mg और OH को मिलाकर क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया बेस, और SO4 आया एसिड से, तो H के साथ में से कंबाइन करके क्या बनेगा, H2SO4, ये हो गया हमारा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमें दे रखा है कॉपर सल्फेट। कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, फिर से क्रॉस वैलेंसी की, बन गया CuSO4, ये कॉपर सल्फेट। कॉपर आया है बेस में से, तो Cu और OH नेगेटिव, इसको कंबाइन करके हम एक बनाते हैं कंपाउंड CuOH ट्वाइस, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये तो है बेस, और SO4 आया एसिड में से, तो अब तो हम बहुत अच्छे से पता है ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्या बन गया NaCl। Na आया बेस में से, तो Na के साथ OH को कंबाइन करेंगे तो बनेगा NaOH, ये तो हो गया बेस, और Cl आया एसिड में से, तो H के साथ में इसको कंबाइन करके बना लेते हैं, दोनों की वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा HCl, ये हो गया एसिड। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम, दूसरा कलर ले लेते हैं, सोडियम और नाइट्रेट, सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1, तो क्या बन जाएगा NaNO3, ये हो गया इसका फॉर्मूला। सोडियम आया बेस में से, तो कौन सा बेस हो सकता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया बेस, प्लस NO3 आया एसिड से, तो एसिड है तो इसमें H होगा, H और NO3 को अगर हम कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, दोनों की वैलेंसी 1 है, हमारे पास एसिड बनकर आएगा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर ये बना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, कंबाइन किया तो सॉल्ट क्या बनकर आया, Na2CO3, ये बन गया हमारे सॉल्ट का फॉर्मूला। सोडियम कहाँ से आया होगा, NaOH इस बेस से, और कार्बोनेट कहाँ से आया होगा, कार्बोनेट, अब H और CO3, H की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, कंबाइन करेंगे तो बनेगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड है, ये वो एसिड है जो कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट रहता है, ये एक वीक एसिड है ना, इसको तो हम कंज्यूम कर पाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कार्बोनिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट हो गया, फिर अब लास्ट बचा है अमोनियम क्लोराइड, इसको भी बनाते हैं, अमोनियम ऊपर बना देते हैं यहाँ पर, तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला हमारा बना NH4Cl। बेस वाला पार्ट आया यहाँ, पॉजिटिव रेडिकल आया बेस में से, तो इसके साथ में OH को कंबाइन करेंगे तो NH4 की वैलेंसी भी 1 है और OH की वैलेंसी भी 1 है, क्रॉस वैलेंसी करके बनेगा NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया बेस, प्लस Cl कहाँ से आया होगा, H के साथ में Cl को कंबाइन करते हैं तो बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस बेस और इस एसिड को मिलाकर ये सॉल्ट बना होगा। आगे जो स्पेशल बात याद रखने की बात है वो क्या है कि अगर हम कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर सॉल्ट बनाते हैं तो हमें कैसा सॉल्ट मिलता है, हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, यानी उस सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगी उसका pH 7 होगा। जैसे NaCl, NaCl किस किस को मिलाकर बना है, NaOH प्लस HCl। ठीक है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन दोनों को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करके इन दोनों को हम रिएक्ट करा के जब हम सॉल्ट बनाएंगे तो हमें सॉल्ट कैसा मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट हमें मिलेगा। तो NaCl कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल, तो इसकी सॉल्यूशन का pH होगा 7। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम एक सॉल्ट ले लेते हैं जैसे NH4Cl, NH4Cl हम ले लेते हैं यहाँ पर NH4Cl। अब ये किस किस से बना होगा, इसका जो बेसिक पार्ट है ये अमोनियम आयन आया है इसके बेस से, तो NH4OH ये तो हो गया बेस वाला पार्ट इसका, जिस बेस से बना है, और HCl कहाँ से आया, एसिड से, Cl कहाँ से आया, एसिड से, तो एसिड कौन सा होगा, वो HCl। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये बना है एक वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग
एसिड से, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलाकर बना है। तो ये सॉल्ट कैसा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। ज़रूरी नहीं कि हर सॉल्ट न्यूट्रल हो, डिपेंड करता है कि किस एसिड और किस बेस को मिलाकर वो सॉल्ट बनाया गया है। तो अगर हमने बनाया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट तो उसकी सोल्यूशन कैसी होगी, एसिडिक होगी, उसका जो pH है वो <7 होगा। ठीक है, इसको हम और कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की एक सोल्यूशन हमारे पास है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और हमें देगा H+ और Cl नेगेटिव आयंस। लेकिन NH4OH क्योंकि वीक बेस है तो ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, बनाएगा क्या, ये NH4+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस। तो OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो कम बनेंगे जबकि H+ आयंस ज़्यादा बनेंगे। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारी सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगी। ऐसे ही हम थर्ड केस अगर देखें, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इस बार हमने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हमने ले लिया, वीक एसिड जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड हमने ले लिया। तो हमारे पास सॉल्ट क्या बनकर आया, CH3COONA। किस किस का बना है ये, इसका पॉजिटिव पार्ट Na, ये तो आया है NaOH से, और इसका ये जो नेगेटिव वाला रेडिकल है CH3COOH, ये CH3COO, ये कहाँ से आया, ये आया है एसिटिक एसिड CH3COOH से। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस सॉल्यूशन में भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि NaOH ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और इसका तो क्योंकि हर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो ये बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में बनाएगा। लेकिन CH3COOH क्योंकि एक वीक एसिड है तो इसका तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो H+ आयन जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा क्या, CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H+ आयंस। तो H+ आयंस जो है वो नंबर में कम बनेंगे जबकि OH नेगेटिव आयंस नंबर में ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए हमारी सॉल्यूशन कैसी होगी, इस बार हमारी सॉल्यूशन बेसिक होगी। ठीक है, तो ये कैसा सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है, यानी इसका pH > 7 होगा। ठीक है, अगर हम एक वीक एसिड और एक वीक बेस को मिला रहे हैं तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि हमारी सॉल्यूशन बेसिक ही बनेगी, एसिडिक ही बनेगी या न्यूट्रल ही बनेगी। तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जिस एसिड और जिस सॉल्ट को हम मिला रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के कंपैरिजन में वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने में, वो वाला सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट हमें मिलता कहाँ कहाँ से, एक तो हमें सी वाटर से मिलता है। आपको पता है बहुत अच्छी से, छोटी क्लासेस से या पढ़ते आ रहे हैं कि सी वाटर को हम भर के रख लेते हैं और उसे इवेपोरेट होने देते हैं। तो जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे बचता है सॉल्ट। ठीक है, फिर उसी को हम रिफाइन करके उसको हम कॉमन सॉल्ट की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा कहाँ से मिलता है, हमें रॉक्स होते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड। तो माइनिंग करके उन रॉक्स को हम निकालते हैं और उसमें से उसे हम सॉल्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो रॉक सॉल्ट और सी सॉल्ट, सी वाटर से मिलने वाला और रॉक से मिलने वाला, दो तरह से हमें ये NaCl मिलता है। बना कैसे है वैसे, अगर हम इसे लैब में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, NaOH ये बेस है, इसको रिएक्ट कराएं अगर HCl के साथ तो हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। लेकिन ये रिएक्शन करके अगर हम सॉल्ट को बनाएंगे तो ये हमें कॉस्टली पड़ेगा। ज़्यादा आसान क्या है, सी वाटर से इसको निकालना या रॉक्स को माइन करके निकाल लेना जिन रॉक्स में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो इसलिए हम सॉल्ट को इसी तरह से बनाते हैं। अब ये कॉमन सॉल्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इतना इम्पॉर्टेंट ये क्योंकि ये जो सॉल्ट है इसे यूज़ करके हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हमारे काम आते हैं। जैसे जैसे ये कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। कैसे, एक प्रोसेस से जिस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, कॉमन सॉल्ट हमने लिया, उसमें हम ऐड करते हैं वाटर। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गई इसको हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है,
तो ये हमने ले लिया ब्राइन इसमें। अब इस ब्राइन में हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यानी ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये जो सोडियम आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। और होता क्या है, फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने एक कंटेनर में ब्राइन भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक जो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो है एनोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो है कैथोड, ठीक है। तो ये वाला हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ये जो Na+ आयंस हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ, और ये जो Cl नेगेटिव आयंस हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ। एनोड पर दो Cl नेगेटिव आयंस कंबाइन होकर बना देते हैं क्लोरीन गैस, जो कि एनोड पर यहाँ रिलीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, ये जो Na+ आयंस हैं ये OH नेगेटिव, वाटर के OH नेगेटिव आयंस के साथ में कंबाइन होकर बना देते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वाटर में जो बचता है H+ आयन वो कहाँ जाता है, वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर 2 हाइड्रोजन आयंस कंबाइन होकर बना देते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन गैस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैथोड पर रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि एक तो बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है। एल्कली मतलब क्या होता है, ऐसे बेसिस जो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो ये क्या है, एक सोल्यूबल बेस है यानी एल्कली है, वो बन रहा है। दूसरा क्या बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, हाइड्रोजन भी बन रही है, लेकिन ये एल्कली और क्लोरीन गैस इसमें जो बन रही हैं इनके नाम को मिलाकर हमने इस प्रोसेस का नाम रखा हुआ है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एल्कली बन रहा है और क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें ब्राइन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आयन इधर उधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन जा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज आयन जा रहे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। और इस सारे प्रोसेस में 2 Cl नेगेटिव आयंस कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना रहे हैं, Na+ आयन और OH नेगेटिव आयंस कंबाइन होकर बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और 2 हाइड्रोजन आयंस कंबाइन होकर बना रहे हैं हाइड्रोजन गैस। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो तीनों प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो रहे हैं तीनों ही प्रोडक्ट इंडस्ट्रियली हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मेटल्स की डिग्रीजिंग में। डिग्रीजिंग यानी सपोज हमें मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या गैल्वेनाइज करना है, यानी हमें उस पर किसी और दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ानी है। तो हमें पता है मेटल जब एक्सपोज रखा रहता है एयर में तो क्या होता है, उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते करते। तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या जिंक की इस पर लेयर चढ़ानी है, मोल्टन जिंक की, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेटल ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिग्रीजिंग। तो उसमें NaOH काम आता है। सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में भी NaOH काम आता है, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी ये काम आता है। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस, ये एक तो फ्यूल रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ होती है, दूसरा है मार्गेरिन बनाने में। मार्गेरिन क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल से हम वेजिटेबल फैट बनाते हैं, उसको हम मार्गेरिन कहते हैं। तो जो हम बटर बनाते हैं, ऐसा बटर जो हमें वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है, जो हमें एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलता, ये वो वाला बटर होता है। अमोनिया बनाने के काम में आता है, अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है। ऐसे क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट, वाटर में से जर्म्स को किल करने के काम में आता है, स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी प्लास्टिक्स बनाने के काम में आता है, डिसइंफेक्टेंट यानी जर्म्स को किल करने के काम में आता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन्हें बनाने के काम में आता है, और कुछ पेस्टिसाइड्स जैसे DDT DDT को बनाने के काम में ये आता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक दूसरा केमिकल जो कि हमें NaCl की हेल्प से ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है
एक्चुअल में जब क्लोर एल्कली प्रोसेस हमने किया था तो उसमें हमें मिले थे क्लोरीन गैस। अब उस क्लोरीन गैस को यूज़ करके हम बना सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है ये? ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लेक्ड लाइम, इस पर जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका कि केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मूला क्या है CaOCl2। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अभी 10th के लेवल तक हम इसका फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्म कैसे हो रहा है? ड्राई स्लेक लाइन पर क्लोरीन गैस पास करने से ये फॉर्म हो रहा है। यूज़ हम कहाँ करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को ब्लीच करने के, ब्लीच यानी उनका कलर रिमूव करने के काम में ये आता है। पेपर इंडस्ट्री में जो हमारे पास इतना वाइट पेपर बनकर आता है वो कैसे आता है, ब्लीच करते हैं पहले वुड पल्प को ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। ऐसी लॉन्ड्री में हम वॉश क्लॉथ्स को ब्लीच करने के काम में इसको लाते हैं ईजिली। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड है जो दूसरे किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, दूसरे किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड अप कर सकता है। और क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है तो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के भी ये काम में आता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम खुला छोड़ दें, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें से क्लोरीन की स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो CaCl2 है, अगर हम इसको ओपन छोड़ देते हैं तो ये एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस फॉर्म करता है। ये जो क्लोरीन गैस है इसी की वजह से ये क्लोरीन गैस जैसा स्मेल करने लगता है। एक और कंपाउंड देखते हैं जो हम बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके, वो है बेकिंग सोडा, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, खाने वाला सोडा है ना। आपकी मम्मी यूज़ करती है पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने में या केक का बैटर रेज करने के लिए यूज़ करती हैं। बनता कैसे है? इसमें भी हम सोडियम क्लोराइड यानी हमने सॉल्ट लिया, टेबल सॉल्ट, उसमें वाटर मिक्स किया तो ये क्या बन गई? ये बन गई ब्राइन, सोल्ट सॉल्यूशन। इस बार ब्राइन में से हम पास करते हैं CO2 गैस और अमोनिया गैस, CO2 गैस पास करते हैं और अमोनिया गैस पास करते हैं, तो हमें दो केमिकल्स मिलते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यही है हमारा बेकिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कह देते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। इस बेकिंग सोडा में स्पेशल बात क्या है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर तीन चीज़ें बनाता है, एक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस। तो जब हमने कुछ खाने की चीज़ में, बैटर में अगर बेकिंग सोडा मिला रखा है और उसे हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होकर CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और जो CO2 गैस जब ये नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी तो साथ में हमारे बैटर को भी ये राइज करेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है? इसमें बेकिंग सोडा को हम एज इट इज़ तो यूज़ कर ही सकते हैं खाने की चीज़ों में, लेकिन हम और क्या प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं बेकिंग सोडा के बजाय हम यूज़ करें अपने खाने में बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस सम एडिबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड, इसके मिक्सचर को हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा और साथ में हमने इसमें ऐड किया हुआ है कोई एसिड, कोई माइल्ड एसिड है जिसको हम खा सकते हैं, एडिबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड। तो ये जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फिक्स क्वांटिटी में इसको ऐड किया हुआ है और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन इसमें हो गई है और नई चीज़ बन गई है, बस हमने जस्ट इनको मिक्स किया हुआ है, अलग अलग रेशो में इनको हम मिक्स किए हुए हो सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या होती है कि इसको हमें हीट भी नहीं करना पड़ता। अगर हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो बेकिंग सोडा, क्योंकि क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हमें पता है कि एसिड्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। हमने पीछे पढ़ा था जब हमने एसिड्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी।
तो इसको हीट करते हैं तब तो रिएक्शन होती ही है, लेकिन इसको वाटर में मिक्स करते ही रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जब किसी भी एसिडिक सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और जिस भी एसिड में से H+ आयन आया है उस एसिड का सोडियम सॉल्ट, ठीक है, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें सब्सटेंस को हीट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उससे पहले ही CO2 प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर हम खाने में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो बेकिंग सोडा को जब हम हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोज होकर बना रहा है सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट हमारे खाने में बन जाएगा तो हमारे खाने का टेस्ट अफेक्ट हो सकता है, कड़वा हो सकता है। लेकिन ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जब यहाँ पर बनता है तो ये हमारे खाने के टेस्ट को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और ये जो CO2 बन रही है ये यूज़ होती है ब्रेड और केक को राइस करने के लिए यूज़ होती है और उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में यूज़ होती है। इसके अलावा जैसे हमने पीछे भी बात की थी एंटासिड्स में ये बेकिंग सोडा यूज़ होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बना किसका है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये बना है NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से क्योंकि ये बना है तो इसकी नेचर कैसी है? बेसिक इन नेचर, ये है बेसिक इन नेचर। तो अगर कभी हमें बहुत एसिडिटी हो जाती है, हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो हम बेकिंग सोडा को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? हमारे स्टमक में जाकर एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एंटासिड्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये बना हुआ एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक सोल्यूशन भरी हुई है। सोल्यूशन क्या है? ये है हमारी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा की सोल्यूशन है। और यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल में आपको दिखाई दे रहा है कुछ और भरा हुआ है। तो ये क्या है? कोई एसिड है, जैसे HCl है या H2SO4 है, सब एसिड हमने यहाँ पर भरा हुआ है। तो क्या होता है, ऊपर यहाँ पर एक प्लंजर होता है, उस प्लंजर होता है, प्लंजर को जब हम पुश करते हैं, दबाते हैं, तो ये जो बॉटल है ये टूट जाती है और इसका कंटेंट यहाँ NaHCO3 की सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है। तो एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मिक्स होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? सेम ये रिएक्शन होती है जो ऊपर लिखी थी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट। तो ये जो CO2 गैस बनती है इसको हम एक नोजल के थ्रू और हाई प्रेशर पर ये यहाँ से इस नोजल से रिलीज होती है। अब CO2 क्योंकि एयर ऑक्सीजन से हैवी होती है, तो क्या होता है जब हम कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट हमारे पास है इस पर जब हम CO2 डालते हैं तो ये CO2 हमारे उस ऑब्जेक्ट को कवर कर देती है और ऑक्सीजन को उसके कांटेक्ट में नहीं आने देती। और हमें पता है CO2 तो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, जबकि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो क्योंकि ये CO2 बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये जलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी बेकिंग सोडा यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं हम अगले सॉल्ट पर, वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। पढ़ते क्या है इसको हम? सोडियम कार्बोनेट और ये क्या है? ये है डेका हाइड्रेट। 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्योंकि इसमें प्रेजेंट है तो डेका हाइड्रेट, ठीक है। ये है इसका केमिकल नेम। बनता कैसे है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में और वाटर में और CO2 में। ये तो हमने भी पीछे ही पढ़ी थी रिएक्शन। इसी सोडियम कार्बोनेट को में जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो बन जाता है हमारा वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ग्लास बनाने में, सोप बनाने में और पेपर बनाने में इसको यूज़ करते हैं। सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में जैसे बोरेक्स जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह भी हम यूज़ करते हैं, इसे बनाने में यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए तो साफ़ सफाई में तो घर में हम यूज़ करते हैं, कपड़े धोने में और चीज़ें साफ़ करने में। इसके अलावा वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के भी ये काम में आता है। परमानेंट हार्डनेस वाटर की किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कैसा है? ये परमानेंट हार्ड वाटर है। परमानेंट हार्डनेस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि
बॉईल करने से भी ये सॉल्ट्स उसमें से रिमूव नहीं होते। तो इन सॉल्ट्स ऐसे वाटर में जब हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट्स सोडियम सॉल्ट्स में चेंज हो जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के बन जाते हैं कार्बोनेट्स, जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इनका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और इनको हम पानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी दूर करने के काम में आते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आता है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। तो इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी फॉर हाफ, हेमी हाइड्रेट, एक मॉलिक्यूल के साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही है कि वाटर का मॉलिक्यूल आधा कैसे हो सकता है। एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, सपोज इस तरह से 2 हाइड्रोजन है इसमें और एक ऑक्सीजन है, आपस में अटैच्ड है। तो इसका आधा हम करेंगे तो ये वाटर रहेगा ही नहीं। तो इस हाफ H2O का क्या मतलब है, इस हाफ H2O का मतलब एक्चुअली ये है कि CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। यानी एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या है, 2CaSO4.1H2O। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे कन्वीनियंस के लिए लिख देते हैं कि क्योंकि एक CaSO2 के साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक के साथ में कितना, आधा, इसलिए हम बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल का हाफ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो CaSO4 हाफ H2O का मतलब क्या है कि CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। बनता कैसे है, एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास जिप्सम, CaSO4.2H2O। इसको जब हम 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 ये क्या है, ये है जिप्सम। इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन तक तो हमें क्या मिलता है, CaSO4। तो हमें यहाँ पर मिलता है CaSO4.12H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हाफ और 1.5 सिर्फ जस्ट वैसे ही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल्स का हाफ मॉलिक्यूल या 1.5 मॉलिक्यूल हम नहीं ले सकते। तो इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो एक्चुअल इक्वेशन बनकर आएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, सब जगह अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर होल नंबर में कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं ये होल नंबर्स में मिल जाएंगे। यूज़ हम इसको कहाँ कहाँ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों है, क्योंकि जिप्सम सबसे पहले पेरिस में ही पाया गया था। तो इसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स में। बोन कहीं पर फ्रैक्चर हो गई है तो हम क्या करते हैं, उसको सही जगह पर सेट करके और उसके ऊपर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक पेस्ट बनाकर लगा देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अब स्पेशल बात क्या होती है कि जब ये एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये वापस से जिप्सम में चेंज हो जाता है। और जिप्सम कैसा सब्सटेंस है, एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। तो हमने यहाँ पर पेस्ट लगा दिया POP का, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर में मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये हार्डन हो जाता है। इतना हार्ड हो जाता है कि अब ये जो बोन है, हम यहाँ ये जो अपना हाथ या पैर या जो भी है इसको अब हम और मूव नहीं कर सकते। तो ये पार्ट इमोबाइल हो जाता है और हमारी बोन को हील अप होने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो ये वापस से जिप्सम में चेंज हो जाता है। जस्ट इसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O ये मिलकर बना देता है CaSO4.2H2O। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम हमेशा किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। अगर हम इसे एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा,
एयर में जो प्रेजेंट है मॉइस्चर, ये उसके साथ में रिएक्ट करके ये तो हार्ड सब्सटेंस जिप्सम में चेंज हो जाएगा। फिर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इसे यूज़ करना है तो दोबारा हमें इसे फिर 373 केल्विन तक हीट करके इसे फिर से पीओपी में चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में और सरफेसेस को स्मूथ बनाने के काम में भी आता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने पीछे क्या देखा है, हमने देखा वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या है Na2CO3.10H2O। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इसके Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड है, एक्चुअली ये हमारे सॉल्ट को गीला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने वॉशिंग पाउडर तो घर में देखा होगा, तो वो कोई ऐसा थोड़ी ना होता है, गीला थोड़ी ना होता है। होता कैसे है, तो सूखा ही होता है। लेकिन वो किसकी शेप में प्रेजेंट होता है, उसके क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग ऐसे पार्टिकल्स उसके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो पाउडर की फॉर्म में है। लेकिन अगर आप इसको हीट कर देंगे, आप इसको हीट करके देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल के वेपर की फॉर्म में लूज होते अब ये कैसा बन जाएगा, ये एक वाइट पाउडर बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो 10H2O है ये कर क्या रहे हैं, जो किसी भी एक फॉर्मूला यूनिट के साथ में या एक मॉलिक्यूल के साथ में प्रेजेंट है, ये हमारे सॉल्ट को क्रिस्टल की शेप में मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। यानी इन मॉलिक्यूल्स को कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज करके रख रहे हैं कि उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसी वाटर को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्योंकि सॉल्ट को क्रिस्टल की शेप में मेंटेन रखने का काम ये करते हैं। इस वाटर को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा सॉल्ट पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है। तो क्रिस्टल जैसे चीनी के दाने हैं, ये क्या है, ये क्रिस्टल्स हैं। सॉल्ट है, ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं, है ना। इस तरह के क्रिस्टल्स जैसे वॉशिंग पाउडर में आपने देखे हैं, जैसे दाने 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 आपको दिखाई देते हैं, क्रिस्टल्स। जबकि आपने अगर कोई पाउडर देखा होगा, जैसे टेल्कम पाउडर देखा होगा, उसमें आपको कोई क्रिस्टल्स नहीं दिखाई देंगे। वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ही पाउडर की फॉर्म में दिखाई देगा। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या कर रहा है, एक तो हमारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर तरह से अरेंज करके रख रहा है ताकि हमारा जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल की शेप में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा वो क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में हमारे सॉल्ट को पर्टिकुलर कलर भी वो इम्पार्ट करता है। कैसे, जैसे अगर हमारे पास एक सॉल्ट है CuSO4.5H2O, तो ये जो 5H2O आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। एक मॉलिक्यूल के साथ में इसके 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। इसमें खास बात क्या होती है कि जब तक ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, जब तक इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वाटर इसमें प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो तब तक इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर हम इसको हीट कर दें और ये सारा वाटर हम इवेपोरेट कर दें तो अब हमें क्या मिलेगा, CuSO4 मिलेगा सिर्फ। अब इसमें से वाटर निकल चुका है। अब हम इसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन के रिमूव होते ही अब इसका कलर हो जाएगा वाइट। और इसमें अगर हम दोबारा से वाटर ऐड कर दें तो क्या होगा, फिर से इसका कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि फिर से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे जो कि ब्लू इन कलर होते हैं। यही एक्टिविटी यहाँ पर कर दिखा रखी है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने लिए, हीट किया तो पहले किस कलर के थे, ब्लू कलर के थे। जब हीट किया तो वाटर इसमें से रिमूव हो गया, तो आप देखेंगे कि ये क्या बन गया है, वाइट पाउडर बन गया। अब क्रिस्टल भी नहीं रहेगा, अब ये कैसा हो जाएगा, पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा हीट करने के बाद। उसके बाद अगर आप इसमें दोबारा पानी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे फिर से इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए ना, फिर से ऐसे ऐसे फॉर्म हो गए कुछ क्रिस्टल्स टाइप, और फिर से इसका कलर ब्लू हो गया। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है क्या, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट के साथ में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन्हें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इनका काम क्या है, हमारे सॉल्ट को क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनाकर रखना। ये वाटर अगर रिमूव हो जाएगा तो हमारा सॉल्ट पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा, वो अपने क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है। और कहीं कहीं पर ये कलर भी इम्पार्ट कर रहा है हमारे सॉल्ट को। जैसे एक और एग्जांपल आपने चैप्टर 1 में इसका पढ़ा था, FeSO4.7H2O।
तो ये जो 7H2O है ये क्या है इस केस में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब तक ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तब तक हमारे इस सॉल्ट का कलर होता है पेल ग्रीन, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं और ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसमें से निकल जाता है तो हमें मिलता है एनहाइड्रस आयरन सल्फेट, एनहाइड्रस आयरन सल्फेट, और इसका कलर होता है वाइट, और ये अब क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होता, ये पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर हमें कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी के। सबसे पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ COCl2। COCl2 क्या होता है हमें पता है, ये तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। किसके साथ में क्लोरीन हम ऐड करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, याद कीजिए क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लेक्ड लाइम, तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, यानी क्या है ये है वॉशिंग सोडा। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एक सोल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो हमें पता है ये डिकम्पोज हो जाती है और क्या बनाती है, सोडियम कार्बोनेट बनाती है प्लस वाटर प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसीलिए ये बेकिंग में यूज़ होता है। क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। केमिकल नेम्स क्या हैं इनके सॉल्ट्स के और केमिकल फॉर्मूला क्या है और उनके यूजेस क्या हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, एटमॉस्फेयर की वाटर के साथ में, तो 1.5 वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया और ये चेंज हो जाता है जिप्सम में, CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम जो कि एक हार्ड सॉलिड है। ठीक है, यही रिएक्शन यहाँ पर हमें बतानी है। तो इसके साथ में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो हमने आज पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है वहाँ पर देखेंगे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।